टीपू सुल्तान प्रसिद्ध मैसूर साम्राज्य के शासक थे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। इन्हें अंग्रेजों, जो कि सुल्तान के शासन के अधीन प्रदेशों को जीतने की कोशिश किया करते थे, के खिलाफ अपनी बेहतरीन लड़ाई के लिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महत्व दिया जाता है। मंगलौर की संधि, जो कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को खत्म करने के लिए थी, इसमें उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर हस्ताक्षर किए। यह आखिरी अवसर था कि एक भारतीय राजा ने अंग्रेजों पर हुकूमत की। टीपू सुल्तान ने मैसूर के सुल्तान हैदर अली के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में सन 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका सिंहासन संभाला। शासक के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नए परिवर्तन किए और साथ ही लोहे से बने मैसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया, जो कि बाद में ब्रिटिश सेना के अग्रिमों एडवांसेस के खिलाफ तैनात किया गया था। इसके साथ ही इन्होंने बहुत से युद्ध में अपना बेहतरीन प्रदर्शन देकर भारत के इतिहास में अपनी जगह बनाई थी। टीपू सुल्तान का जन्म और शिक्षा। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर सन 1750 को देवनहल्ली शहर, जिसे आज के समय में बेंगलोर, कर्नाटका के नाम से जाना जाता है, में हुआ। इनके पिता हैदर अली थे, जो कि दक्षिण भारत में मैसूर के साम्राज्य के एक सैन्य अफसर थे, और माता फातिमा फख्र-उन-निसा थीं। इनके पिता सन 1761 में मैसूर के साम्राज्य के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता में आए। इन्होंने अपने रुतबे से मैसूर राज्य में शासन किया। हैदर अली, जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार टीपू सुल्तान को अच्छी शिक्षा देने के बारे में सोचा और उन्हें अच्छी शिक्षा भी दिलवाई। टीपू सुल्तान ने बहुत से विषयों जैसे हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरेबिक, कन्नड़, कुरान, इस्लामी न्यायशास्त्र, घुड़सवारी, शूटिंग और तलवारबाजी आदि पर ज्ञान प्राप्त किया। इनके पिता हैदर अली के फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ राजनीतिक संबंध होने से युवा राजकुमार टीपू सुल्तान को सेना में और अत्यधिक कुशल फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा राजनीतिक मामलों में प्रशिक्षित किया गया था। टीपू सुल्तान का शुरुआती जीवन। टीपू सुल्तान का शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षमय था। उनके शिक्षा और राजनीतिक मामलों में प्रशिक्षित होने के बाद उनके पिता ने उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। वे सिर्फ 15 साल के थे जब उन्होंने सन 1766 में हुई ब्रिटिश के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया। इन वर्षों में हैदर पूरे दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली शासक बनने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। अपने पिता के शासक बनने के बाद टीपू ने अपने पिता की नीति को, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष में फ्रांसीसियों के साथ थी, को जारी रखा और इसी के साथ टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कई सफल सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों अपने पिता के साम्राज्य को पड़ने से बचाने के लिए अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन देने की कोशिश की। वे बहुत हद तक अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे। साथ ही त्रवंकोर पर अपनी आंखें टिका रखीं, जो कि मंगलौर की संधि के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सहयोगी राज्य था। उन्होंने दिसंबर सन 1789 में त्रवंकोर की तर्ज पर एक हमले का शुभारंभ किया और त्रवंकोर के महाराजा की सेना से प्रतिशोध के साथ मुलाकात की। यहीं से तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। त्रवंकोर के महाराजा ने अपनी मदद के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से अपील की और उसके जवाब में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू का विरोध करते हुए एवं मजबूत सैन्य बल का निर्माण करने के लिए मराठों और हैदराबाद के निजामों के साथ गठबंधन का गठन किया। सन 1790 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने टीपू सुल्तान पर हमला किया और जल्द ही कोयम्बटूर जिले पर अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। टीपू ने कॉर्नवालिस पर हमला किया, किंतु वे अपने अभियान में ज्यादा सफल नहीं हो सके। संघर्ष 2 वर्षों तक जारी रहा और सन 1792 में युद्ध को समाप्त करने के लिए उन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और इसके परिणामस्वरूप उन्हें मालाबार और मंगलौर को मिलाकर अपने कई प्रदेशों को खोना पड़ा। हालांकि साहसिक टीपू सुल्तान ने अपने कई प्रदेशों को खोने के बाद भी अंग्रेजों द्वारा एक दुश्मनी को बनाए रखा। सन 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों और निजामों के साथ गठजोड़ कर मैसूर पर हमला किया।
यह चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। इस तरह टीपू सुल्तान का शासनकाल समाप्त हो गया और टीपू अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। टीपू सुल्तान की वीरता का परिचय। 1766 में जब टीपू सुल्तान सिर्फ 15 वर्ष का था, तब उसे पहली बार युद्ध में अपने सैन्य प्रशिक्षण को लागू करने का मौका मिला जब वह अपने पिता के साथ मालाबार पर आक्रमण कर रहा था। नौजवान ने 2000 से 3000 के बल का कार्यभार संभाला और बड़ी चतुराई से मालाबार प्रमुख के परिवार को पकड़ने में कामयाब रहा, जिसने भारी सुरक्षा के बीच एक किले में शरण ली थी। अपने परिवार के लिए भयभीत, मुखिया ने आत्मसमर्पण कर दिया और अन्य स्थानीय नेताओं ने जल्द ही उसके उदाहरण का अनुसरण किया। हैदर अली को अपने बेटे पर इतना गर्व था कि उसने उसे 500 घुड़सवारों की कमान सौंपी और उसे मैसूर के भीतर 5 जिलों पर शासन करने के लिए सौंपा। यह युवक के लिए एक शानदार सैन्य कैरियर की शुरुआत थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू और अंग्रेज। 18वीं शताब्दी के मध्य के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय राज्यों और रियासतों को एक दूसरे से और फ्रांसीसियों से अलग करके दक्षिण भारत पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने की मांग की। 1767 में अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ गठबंधन किया और साथ में उन्होंने मैसूर पर हमला किया। हैदर अली मराठों के साथ एक अलग शांति बनाने में कामयाब रहे और फिर जून में उन्होंने अपने 17 वर्षीय बेटे टीपू सुल्तान को निजाम के साथ बातचीत करने के लिए भेजा। युवा राज नए उपहार के साथ निजाम शिविर में पहुंचे, जिसमें नकद, गहने, 10 घोड़े और 5 प्रशिक्षित हाथी शामिल थे। ब्रिटिश सैनिकों के आने पर मैसूर की सेना तीसरे किले को घेर रही थी। टीपू और उसके घुड़सवारों ने हैदर अली के सैनिकों को अच्छे क्रम में पीछे हटने की अनुमति देने के लिए अंग्रेजों को काफी देर तक रोके रखा। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने तब तट को फाड़ दिया, किलों और अंग्रेजों के कब्जे वाले शहरों पर कब्जा कर लिया। मार्च 1769 में जब अंग्रेजों ने शांति के लिए मुकदमा दायर किया तो मैसूरवासी अपने प्रमुख पूर्वी तट बंदरगाह मद्रास से अंग्रेजों को हटाने की धमकी दे रहे थे। इस अपमानजनक हार के बाद अंग्रेजों को हैदर अली के साथ 1769 शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जिसे मद्रास की संधि कहा जाता है। दोनों पक्ष अपनी युद्ध पूर्व सीमाओं पर लौटने और किसी अन्य शक्ति द्वारा हमले के मामले में एक दूसरे की सहायता के लिए आने पर सहमत हुए। परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसान हो गई, लेकिन यह अभी भी संधि की शर्तों का सम्मान नहीं करेगी। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तब शुरू हुआ जब हैदर अली ने कर्नाटक पर हमले में 90,000 की सेना का नेतृत्व किया, जो ब्रिटेन के साथ संबद्ध था। मद्रास में ब्रिटिश गवर्नर ने मैसूर के खिलाफ सर हेक्टर मुनरो के तहत अपनी सेना का बड़ा हिस्सा भेजने का फैसला किया और कर्नल विलियम बेली के तहत एक दूसरी ब्रिटिश सेना को गुंटूर छोड़ने और मुख्य बल के साथ मिलने के लिए भी बुलाया। हैदर को इसकी खबर मिली और उसने टीपू सुल्तान को 10,000 सैनिकों के साथ बेली को रोकने के लिए भेजा किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके स्वतंत्र राज्य के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई है। उन्होंने निरंतर सैन्य अग्रिमों को वित्त पोषित किया, जिसमें प्रसिद्ध मैसूर रॉकेट लोहे की नलियों का और विकास शामिल था, जो ब्रिटिश सैनिकों और उनके सहयोगियों को भयभीत करते हुए 2 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकते थे। टीपू ने सड़कों का निर्माण भी किया, सिक्कों का एक नया रूप बनाया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित किया। वह विशेष रूप से नई तकनीकों से मोहित और प्रसन्न थे और हमेशा विज्ञान और गणित के एक उत्साही छात्र रहे थे। एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम, टीपू अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा की आस्था के प्रति सहिष्णु था। एक योद्धा राजा के रूप में तैयार और मैसूर का बाघ करार दिया गया, टीपू सुल्तान सापेक्ष शांति के समय में भी एक सक्षम शासक साबित हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की जंग। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य तीसरा युद्ध 1789 से 1792 तक चला। इस युद्ध में टीपू सुल्तान को पहली बार हार का सामना करना पड़ा।
क्योंकि इस युद्ध में उसके सहयोगी फ्रांस से कोई मदद नहीं मिली। दुर्भाग्य से युद्ध के अंत में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजों द्वारा घेर लिया गया और टीपू को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसी युद्ध के अंत में 1792 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने युद्ध की क्षति पूर्ति के लिए हर्जाना मांगा। हर्जाना पूरा नहीं करने पर टीपू के दोनों बेटों को पकड़ लिया गया। यही नहीं, मैसूर के आधे भाग पर अंग्रेजों और उनके सहयोगी मराठाओं ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान को काफी नुकसान हुआ था। हर्जाना भरने के बाद अपने दोनों बेटों और राजधानी श्रीरंगपट्टनम को छुड़ाया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेज अधिकारी और ईस्ट इंडिया कंपनी को मालूम था कि उसके और भारत के पूर्ण प्रभुत्व के बीच केवल मैसूर ही खड़ा है। अतः अंग्रेज मैसूर के सुल्तान टीपू को अपने मार्ग से हटाने चाहते थे। इसी बीच अंग्रेजों ने 1798 में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर धावा बोल दिया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के समक्ष शांति समझौते के प्रस्ताव रखा, लेकिन अंग्रेज अधिकारी वेलेस्ली ने सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। अब उसका मिशन टीपू सुल्तान को खत्म करना था, न कि उससे समझौता करना। अंत में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच चौथा युद्ध 1798 में शुरू हुआ और 1999 में टीपू की मृत्यु के समाप्त हुआ। इस तरह टीपू ने अपने जीवन में 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और इसी के साथ उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया। टीपू सुल्तान का व्यक्तिगत जीवन और विरासत। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान सईद वालशारी फतह अली खान बहादुर साहब टीपू हैं। ये सुन्नी इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं। टीपू सुल्तान की पत्नी का नाम सिंध सुल्तान था। हालांकि टीपू सुल्तान ने अपने जीवन में कई शादियां की, जिनसे उनके कई बच्चे भी हुए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: शहजादा हैदर अली सुल्तान, शहजादा अब्दुल खालिद सुल्तान, शहजादा मुहीउद्दीन सुल्तान, शहजादा मुइज़-उद-दीन सुल्तान हैं। टीपू सुल्तान का महिलाओं के सीना खोलकर चलने की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाना। टीपू सुल्तान का नाम पहले भारतीय राजाओं में से एक के रूप में लिया जाता है, जिनकी युद्ध के मैदान में औपनिवेशिक ब्रिटिश के खिलाफ अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई। इसके लिए इन्हें आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि टीपू सुल्तान की कठोरता की वजह से उन्हें भारत के कई क्षेत्रों में एक अत्याचारी शासक भी कहा जाता था। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि एक ज़माने में हमारे मुल्क में ब्राह्मणों या उच्च जाति के हिंदुओं ने दलितों पर इतना अत्याचार किया कि ये सब कुछ आदत सी बन गई। खास तौर पर औरतें बगैर कपड़ों के रहने लगी, या उन्होंने ये समझ लिया कि ईश्वर ने उन्हें सिर्फ इस काम के लिए पैदा किया है कि वो मर्दों के बनाए कानून के हिसाब से चलें। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस टीपू सुल्तान को हिंदुत्व के ठेकेदार पानी पी पी कर कोसते हैं, उसी टीपू सुल्तान ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले इन अत्याचारों का विरोध किया। उस दौर में औरतें अपना सीना हमेशा खुला रखती थी, लेकिन इसी टीपू सुल्तान ने महिलाओं के सीना खोलकर चलने की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी और उन्हें अपने सर और सीना ढकने की तमीज सिखाई, बल्कि खुद औरतों को इसके लिए कपड़ा तोहफे में देना शुरू करा। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप मीर हुसैन अली खान किरमानी की किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान देख सकते हैं। ये किताब सन 1864 में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले मीर हुसैन अली खान किरमानी ने फारसी ज़बान में निशान हैदरी लिखी थी। दरअसल इसी किताब का W. माइल्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। टीपू सुल्तान के रोचक तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु, टीपू सुल्तान डेथ।
टीपू सुल्तान की तीसरी बड़ी लड़ाई, जो कि चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था, में 4 मई सन 1799 को मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला कर टीपू सुल्तान को धोखा देते हुए उनकी हत्या कर दी और मैसूर पर अपना कब्जा कर लिया। इनके शव को मैसूर के श्रीरंगपट्टनम शहर, जिसे आज के समय में कर्नाटका कहा जाता है, में दफन किया गया। टीपू सुल्तान की तलवार को ब्रिटिशर्स ब्रिटेन ले गए। इसी के साथ उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए युद्ध लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी और वे शहीद हो गए। टीपू की मृत्यु के बाद उनका सारा राज्य अंग्रेजों के हाथों में चला गया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में नए सिक्के और कैलेंडर चलाए, साथ ही कई हथियारों के आविष्कार भी किए। टीपू सुल्तान दुनिया के पहले रॉकेट आविष्कारक थे। टीपू सुल्तान ने लोहे से बने मैसूरियन रॉकेट से अंग्रेज घबराते थे। टीपू सुल्तान के इस हथियार ने भविष्य को नई संभावनाएं और कल्पनाओं को उड़ान दी। ये रॉकेट आज भी लंदन के म्यूजियम में रखे गए हैं। अंग्रेज टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उस रॉकेट को अपने साथ ले गए थे। टीपू सुल्तान ने अपने इस हथियारों का बेहतरीन इस्तेमाल करके कई युद्धों में जीत हासिल की। टीपू ने फ्रांसीसी के प्रति अपनी निष्ठा कायम रखी। टीपू सुल्तान जैकबीन क्लब के सदस्य भी थे, जिन्होंने टीपू सुल्तान के शासनकाल में अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी, अफगानिस्तान के अमीर और तुर्की के सुल्तान जैसे कई सहयोगियों की सहायता कर उनका भरोसा जीता।